नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर सवालों को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैसें के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैसें के साथ जुड़ा हुआ है। आइए दोस्तों इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए दोस्तों बात करेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय UNFCCC के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़ी है। इस संधि पर दिसंबर 1997 में क्योटो दोस्तों कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। ठीक है, क्योटो में हस्ताक्षर हुए थे तथा 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है कि ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है। दोस्तों याद रखिएगा ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगर इसका डिस्कशन देखेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण हेतु 16 सितंबर 1987 को हस्तांतरित अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद कराने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए मेन रूप से बात करेंगे कि जो 16 सितंबर 1987 को ये हस्ताक्षरित हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 3 नंबर सवाल है कि जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था। दोस्तों किया गया था आपदा जोखिम में कमी। याद रखिएगा कि जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? आपदा जोखिम में कमी के उपलक्ष्य में किया गया था दोस्तों। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे तो वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जापान के योकोहामा में प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन यानी कि UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन का आयोजन किया गया था। इस श्रृंखला का दूसरा विश्व सम्मेलन वर्ष 2005 में कोबे जापान में तथा तीसरा वर्ष 2015 में सेंडाई जापान में आयोजित किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 4 नंबर सवाल है कि कलोल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। याद रखिएगा ये गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा कि कलोल विद्युत संयंत्र जो है ये गुजरात में स्थित है। कलोल विद्युत संयंत्र गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में स्थित है। यहाँ इफ्को का संयंत्र स्थापित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 5 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 5 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में, ठीक है, भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। आपको ध्यान रखना है कि भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है दोस्तों। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो लोनावाला पावर प्लांट महाराष्ट्र में मुंबई के निकट पुणे जिले में वालवन यानी कि लोनावाला में अवस्थित है। यहाँ टाटा पावर द्वारा जल विद्युत संयंत्र संचालित किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 6 नंबर सवाल। देखिए 6 नंबर सवाल है कि नून माटी तेल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है। ये स्थित है दोस्तों असम में। कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, तो नून माटी तेल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? ये असम में स्थित है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कि नून माटी तेल रिफाइनरी गुवाहाटी कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला असम में है दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना इंडियन ऑयल द्वारा 1 जनवरी 1962 को की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 7 नंबर सवाल है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है। ये होता है दोस्तों नाइट्रस की वजह से। किसकी वजह से? नाइट्रस की वजह से होता है। यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है एक बीमारी है जो निम्न में से किसके कारण वजह से होता है? तो नाइट्रस की वजह से होता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित होता है जिससे उसकी त्वचा नीली पड़ जाती है दोस्तों। यह मुख्य रूप से तरल में नाइट्रेट के संदूषण के कारण होता है। जब बच्चे को नाइट्रेट संदूषित जल पिलाया जाता है तो उसके शरीर में ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्रेट रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेथोग्लोबिन बनाते हैं जो कि ऑक्सीजन के परिवहन में
अक्षम होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें अगला 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? याद रखिएगा, चाय की खेती के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि मेघालय की गारो हिल्स जो है ये चाय की खेती के लिए जाना जाता है। मेघालय की गारो हिल्स को मुख्यतः चाय की खेती के लिए जाना जाता है। हालांकि यहाँ रबड़ की खेती का भी तेजी से विकास किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ? मेघालय में। नेक्स्ट देखेंगे अगला 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था दोस्तों। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में ए में इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो सवाल क्या था दोस्तों? अगर हम सवाल के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली का सुल्तान किसने सीरी का किला बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। याद रखिएगा कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, सीरी का किला। और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो दिल्ली का सीरी का किला मंगोलों से रक्षोपाय के तौर पर खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में बनवाया था दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 10 नंबर कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा ये सासाराम में स्थित है शेर शाह सूरी का मकबरा। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम जिले में स्थित है दोस्तों। शेर शाह सूरी की कालिंजर के किले पर चढ़ाई के दौरान बारूद विस्फोट से 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। किसका? तो शेर शाह सूरी का मृत्यु हो गया था कब? 1545 ईस्वी में। ठीक है, अगला दोस्तों 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? वो था दोस्तों राणा उदय सिंह। याद रखिएगा कि अकबर के 1557 के अभियान के दौरान मेवाड़ का जो शासक था वो राणा उदय सिंह था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अकबर के 1567 के चित्तौड़ अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था। इस युद्ध में मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अंततः फरवरी 1967 में कब्जा कर लिया तथा राजपूत सेनानी जयमल और फतेह सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा कीटभक्षी है दोस्तों? ये दोस्तों नेपेंथेस। याद रखिएगा नेपेंथेस जो है ये मेन रूप से कीटभक्षी है। आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नगत विकल्पों में पौधों में नेपेंथेस कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधे अपनी पोषण आवश्यकताओं विशेषकर नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के भक्षण से करते हैं दोस्तों। ठीक है, 13 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है दोस्तों? याद रखिए मीठे पानी की मछली कौन है? तो रोहू। ठीक है, रोहू जो है दोस्तों ये मीठे पानी की मछली है। बात करते हैं कि प्रश्नगत विकल्पों में रोहू जो है ये मीठे यानी कि ताजे पानी की मछली है। भारत में पाई जाने वाली कुछ अन्य ताजे मछलियां हैं जैसे कि कतला, महसीर, हिल्सा, काजुली, रानी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक मिश्र धातु नहीं है? आपको ध्यान रखना है बेल धातु। याद रखिएगा कि बेल धातु जो दोस्तों ये जिंक मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर, निकिल सिल्वर एवं टाइपराइटर मेंटल जिंक की मिश्र धातुएं हैं, जबकि बेल धातु तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है और इसमें जिंक नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें अगला 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेमी से कम होता है तो पानी का क्वथनांक होता है दोस्तों। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेमी से कम होता है तो पानी का जो क्वथनांक होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अगर इसका डिस्कशन देखेंगे तो बैरोमीटर में दबाव 76 सेमी होने पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और वायु दाब घटने पर पानी का क्वथनांक घट जाता है। अतः बैरोमीटर में दबाव 76 सेमी से कम होने पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपको 16 नंबर सवाल है कि राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? ये दोस्तों 25 सदस्य। याद रखिएगा कि राज्यसभा की बैठक करने के लिए क्या कोरम है दोस्तों? तो 25 सदस्य है। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। तदनुसार वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है अतः उसकी बैठक करने हेतु कोरम हेतु न्यूनतम 25 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है दोस्तों? याद रखिएगा ये दोस्तों पीसी
महालनोबिस, याद रखिएगा पीसी महालनोबिस जो है ये जो पंचवर्षीय योजना है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है पीसी महालनोबिस। ठीक है, और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। तो पीसी महालनोबिस जो है दोस्तों भारत के प्रख्यात सांख्यविद से थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य भी थे। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारत के तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 18 नंबर सवाल कि मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। ये कब किया गया था? 1906 में किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब शमीमुल्लाह एवं आगा खां आदि के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? याद रखिएगा ये 1909 में किया गया था। ठीक है, 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू किया गया था। मार्लेमेंटो सुधार के तहत लाए गए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सर्वप्रथम विधान परिषदों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1909 क्या हुआ था दोस्तों? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू किया गया था। 1919 में अगर हम बात करते हैं 1909 में मार्लेमेंटो सुधार भी हुआ था दोस्तों। 1919 में क्या हुआ था? मोंटेग्यू जमशेद सुधार अधिनियम। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं 20 नंबर सवाल, देखिए 20 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। टोटल कितने दिन तक चला था दोस्तों? तो 24 दिन तक चला था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल कितने लोगों ने भाग लिए थे? 78 लोगों ने भाग लेकर यह आंदोलन शुरू किया था, दांडी यात्रा। ठीक है, कितना किलोमीटर? 385 किलोमीटर नमक कानून का विरोध किए थे। आइए इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। देखिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया था तथा 6 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल को 241 में पद यात्रा के बाद दांडी पहुंचे। ठीक है, जहां 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो कब पहुंचे थे? मतलब खत्म हो गया था 6 अप्रैल 1930 को। शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अगला आपके सामने 21 नंबर सवाल है कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 1949 में। याद रखिएगा कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? 1949 में अपनाया गया था। अगर हम बात करते हैं कि 14 सितंबर, याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। ठीक है, तदनुसार 26 जनवरी 1950 से लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। इसी संदर्भ में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों? यह था दोस्तों दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो दयानंद सरस्वती थे। आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में स्वराज अर्थात भारत भारतीयों के लिए की आवाज उठाई थी दोस्तों। इसे आगे चलकर श्री अरविंदो और बाल गंगाधर तिलक ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा तथा वर्ष 1906 में पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में प्रस्तावित किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, याद रखिएगा 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना दाऊ पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी दोस्तों। महादेव गोविंद रनाडे 1869 ईस्वी में प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। ठीक है, कब बने थे? 1869 में। कौन बने थे? महादेव गोविंद रनाडे। आइए देखते हैं 24 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 24 नंबर सवाल देखेंगे। सबसे पहले सवाल क्या है कि 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? अगर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, समाप्त नहीं हुआ था। अगर हम बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों, तो 1813 के चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार हालांकि समाप्त किया गया था, तथापि अफीम, चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त किया गया था। अन्य प्रश्नगत विकल्प सही है। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं 25 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। आगे इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे मेन रूप से। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है दोस्तों, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को हुई दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया तथा वे अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 26 नंबर सवाल। 26 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो पंजाब में दोस्तों, याद रखिएगा, पंजाब में नहीं है बल्कि तेलंगाना में है, बिहार में भी है और कर्नाटक में भी है। द्विसदनीय व्यवस्था कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना में है और पंजाब में नहीं है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। ये हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग 27 नंबर सवाल। 27 नंबर है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था। तो 1973, 1980, इसका ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, 1988 या 1992। तो 1988 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत देश की 1/3 भूभाग को वनाच्छादन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2018 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की गई राष्ट्रीय वन नीति का मौजूदा जारी किया गया दोस्तों। ठीक है, मसौदा जारी किया गया। अगला है दोस्तों, ये आपका है दोस्तों मैथ का सवाल है, ये आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे सवाल देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 29 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, 29 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है दोस्तों। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, कीबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अगर बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गौहर माता जो गुजरात में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर हम बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 30 नंबर सवाल। देखिए 30 नंबर सवाल आपके सामने है कि मेसोथेलियोमा फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है दोस्तों, क्या होता है, एस्बेस्टस होता है। याद रखिएगा, एस्बेस्टस यानी कि मेसोथेलियोमा फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है एस्बेस्टस। मेसोथेलियोमा फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है जो मुख्यतः एस्बेस्टस फाइबर के श्वसन के द्वारा श्वसन के साथ प्रवेश कर फेफड़ों में जमा होने के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, अगला आपके सामने 31 नंबर सवाल कि भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है दोस्तों। ये दोस्तों गोवा में, याद रखिएगा, और गोवा की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी गोवा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो यह है दोस्तों गोवा में। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं मई 2020 में जारी नवीनतम SRS बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर यानी कि प्रति 100 जीवित जन्म पर 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या नागालैंड 4 में है, जब जिसके बाद क्रमशः मिजोरम 5वें नंबर पे है तथा केरल, गोवा एवं सिक्किम तीनों में 7 का स्थान है दोस्तों। RSR बुलेटिन 2017 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों में न्यूनतम शिशु दर जो है ये गोवा में थी। कहाँ थी, गोवा में। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 32 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या है, घनत्व है, वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। आइए हम देखते हैं इसका डिस्कशन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति है। गोवा का जनसंख्या घनत्व 394, छत्तीसगढ़ का 189 तथा त्रिपुरा का 350 है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि नाम दफा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग जिले में स्थित है।
1807.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है दोस्तों। कौन? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कब स्थापित किया गया था? 1983 में इसका स्थापना हुआ था, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 34 नंबर सवाल आपके सामने है। 34 नंबर सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों? याद रखिएगा, वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आया था? नीति आयोग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना होता है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है दोस्तों? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, किसका? तो नीति आयोग का। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए प्रश्नगत निकायों में वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या इससे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, ठीक है, आवश्यक समझता है वित्त आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 35 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। यह भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारे में सही है। तो देखिए, यह भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या 545 है। ये भी गलत है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, ये सही है दोस्तों। लोकसभा के सदस्य 4 वर्षों के लिए अपनी सीट रखते हैं। नहीं दोस्तों, कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों। हम लोग अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग समझते हैं तो लोकसभा भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है दोस्तों। ठीक है, निचला सदन है, जबकि राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। याद रखिएगा, लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा जो है ऊपरी सदन है। वर्तमान में संविधान के द्वारा लोकसभा को आवंटित अधिकतम संख्या 550 है। ठीक है, वहाँ पे क्या दिखा रहा था? 545। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 550 है। लोकसभा के सदस्य 4 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 5 वर्षों के लिए हेतु निर्वाचित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित किए जाने का प्रावधान संविधान के तहत प्रश्नकाल के दौरान था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान सदन में इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। देखिए अगला सवाल आपके सामने 36 नंबर सवाल है। यहाँ पे समझिएगा 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 36 नंबर सवाल है कि IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य मध्यम आय और निम्न आय वाले देशों के सहायता देकर गरीबी को कम करना। गलत दोस्तों। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। नहीं दोस्तों, यह सदस्य देशों की वित्त पोषण देता है। ये सही है दोस्तों। यह क्या करता है? यह सदस्य देशों को वित्त पोषण देता है दोस्तों। ठीक है, यह न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। अगर इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC में अवस्थित है। यह 190 सदस्य देशों का संगठन है दोस्तों, जो अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति के प्रबंधन हेतु वित्त पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके सामने 37 नंबर सवाल। यहाँ पे समझिएगा कि मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था? ये लिखा था दोस्तों अकबर के अनुरोध पर। याद रखिएगा कि मुगल राजकुमारी जो गुलबदन बेगम थी, जो हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों? हुमायूं की बहन। गुलबदन बेगम ने हुमायूं जो नामा है ये किसके अनुरोध पर लिखा है? तो अकबर के अनुरोध पर लिखा है दोस्तों। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग मेन रूप से। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, जिसने हुमायूं नामा अपने भतीजे अकबर के विरोध पर लिखा था। इसमें मुगल शासक बाबर के समय के संक्षिप्त विवरण के साथ हुमायूं के काल का विस्तृत विवरण होता है दोस्तों। ठीक है, आइए इसका अगला देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। याद रखिएगा 22 मार्च को
जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इस दिवस का केंद्रीय विषय थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द विजिबल इनविजिबल विजल। यह दिवस वर्ष 1993 से संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। आइए इसका अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। 39 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जानी जाती है दोस्तों। ये जानी जाती है दोस्तों आवर कॉमन पिक्चर। क्या जानी जाती है दोस्तों? आवर कॉमन पिक्चर, ठीक है। आइए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। देखिए, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का गठन दिसंबर 1983 में ग्रो हार्लेम ब्रॉडलैंड की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने अक्टूबर 1987 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन पिक्चर प्रस्तुत की, जिसे ब्रॉडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में सतत विकास को परिभाषित किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, सतत विकास। अगला है दोस्तों 40 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है, याद रखिएगा पेट। कहाँ होता है दोस्तों? पेट में। तो मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव गैस्ट्रिक एसिड अमाशय रस के रूप में पेट से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? पेट से। अगर हम बात करते हैं कि एक वयस्क मानव शरीर में भोजन के पाचन हेतु प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर गैस्ट्रिक एसिड का स्रावन होता है, ठीक है। अगला दोस्तों 41 नंबर सवाल है कि एक वर्ष की लंबाई लगभग दूरी होती है दोस्तों, याद रखिए कितनी होती है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष की जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष की लंबाई लगभग 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.461 × 10⁻15 मीटर होती है। यह वह दूरी है जिससे प्रकाश एक सौर वर्ष में तय करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 42 नंबर सवाल। 42 नंबर है कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। याद रखिएगा सूर्य और तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। डिस्कशन देखेंगे हम लोग। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन को दो नाभिक संलित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बृहद मात्रा में ऊर्जा निकलती है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने 43 नंबर सवाल कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भगत सिंह की मृत्युदंड कब किया गया था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन भी देख लेंगे। भगत सिंह को मृत्यु कब दिया गया था? 31 मार्च, ठीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। चौरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था दोस्तों, ठीक है, चौरी कांड में। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, देखते हैं 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा कराए गए भीत्स नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं 44 नंबर की, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? याद रखिएगा पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। महावीर स्वामी जो दोस्तों जैन धर्म के 24वें हैं। ऋषभनाथ, ठीक है, याद रखिएगा। ऋषभ देव जो है दोस्तों ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों को नी ग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। अगला दोस्तों 45 नंबर सवाल। 45 नंबर के विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित दोस्तों जिनेवा में, याद रखिएगा। WTO का जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो स्थापना हुआ था WTO का, याद रखिएगा दोस्तों कब हुआ था? ये 1995 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसका अगर हम बात करके डिस्कशन देखेंगे तो विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना गैट के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन हेतु मराकेश समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 की गई थी। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 46 नंबर सवाल।
46 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन गुप्त के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में पहला था? याद रखिएगा, आर्यभट्ट। कौन था दोस्तों? आर्यभट्ट। अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन गुप्त के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? आर्यभट्ट। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में आर्यभट्ट और वराहमिहिर शामिल है। इनमें आर्यभट्ट यानी कि जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ था, वराहमिहिर जन्म 6वीं शताब्दी में से पूर्ववर्ती थे। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने पाई के मान और सौर वर्ष की सही गणना भी की थी दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 47 नंबर सवाल 47 है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? ये थे दोस्तों सोमदेव। याद रखिएगा, कथा सरित सागर के जो लेखक थे ये सोमदेव थे। कथा सरित सागर की रचना 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने संस्कृत भाषा में की थी। कश्मीर के शासक अनंत के समकालीन शैव ब्राह्मण थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों देखेंगे, अगला आपके सामने है 48 नंबर सवाल। देखिए 48 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1929 में। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज जो है ये कब प्रस्ताव पारित हुआ था? ये 1929 में हुआ था। 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था दोस्तों? लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना। 1930 में क्या हुआ था दोस्तों? 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। साइमन कमीशन बनकर तैयार हो गया था 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, 1932 में क्या हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ठीक है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया गया था। इसके तहत डोमिनियन दर्जे की मांग को त्याग कर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस को कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, अगला दोस्तों 49 नंबर सवाल देखिए। 49 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, सरोजनी नायडू जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो थी एनी बेसेंट। अगर यहाँ पे पहली भारतीय महिला लगा दे तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कस्तूरबा गांधी कौन दोस्तों? महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगर देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में निर्वाचित हुई थी। याद रखिएगा कि 1925 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कानपुर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किसने किए थे? सरोजनी नायडू ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आइरिस एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर की भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। ये 1948 में किया गया था। याद रखिएगा, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तत्कालीन वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत 1948 में की गई थी। वर्ष 1954 में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपके सामने 51 नंबर सवाल कि मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये दोस्तों उपयुक्त सभी। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 15 और 19, ठीक है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, ये क्या है दोस्तों? ये सब मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे मेन रूप से, यहाँ समझिएगा कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। याद रखिएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो वाक्यंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है दोस्तों, के तहत प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अगला दोस्तों 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी है दोस्तों? याद रखिएगा, 4 प्रांत, 6 प्रांत। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 9 प्रांत या 11 प्रांत। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सवाल क्या था? सवाल है दोस्तों कि 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी है? ये बनी दोस्तों 6 प्रांतों में, 6 प्रांतों में बनी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52 का। इसका हम लोग अगर डिस्कशन देखते हैं तो समझिएगा यहाँ पे कि 1937 के प्रांतीय चुनावों में कुल 11 में से 5 प्रांतों जैसे कि मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को स्पष्ट पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, जबकि बंबई प्रांत में से लगभग बहुमत मिला। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी।
आगे चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हुई। बंगाल, पंजाब और सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ही गठित हुए थे। अगला है दोस्तों 53 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा 53 नंबर सवाल आपके सामने है कि सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है दोस्तों? किस कहा जाता है? तो बृहस्पति को, याद रखिएगा। ठीक है, बृहस्पति को क्या कहा जाता है? तो वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। याद रखिएगा कि सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को। अगर हम बात करते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि बृहस्पति ग्रह को सौर मंडल का, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है क्योंकि यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत से क्षुद्र ग्रहों, उल्का पिंडों एवं धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अन्य ग्रह इनकी टक्कर से बच जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल आपके सामने है, NEFA का संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA का फुल फॉर्म है। अगर हम लोग इसका देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का संक्षिप्त नाम है, ठीक है, NEFA। यह ब्रिटिश भारत में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट के नाम से तथा तत्पश्चात स्वतंत्र भारत में उत्तरी पूर्व भाग में राजनीतिक इकाई थी, जिसे वर्ष 1972 में अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पूर्ण सीमांकित किया गया। वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। हम लोग देखेंगे 55 नंबर सवाल। समझिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अरस्तु को क्या जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा यहाँ पे दार्शनिक, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व के बीच का काल है दोस्तों, को जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। अगला है दोस्तों 56 नंबर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों अनामुड़ाई पहाड़ी। याद रखिएगा, अनाईमुड़ी जो पहाड़ी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, देखिए अन्नामुड़ी पहाड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है दोस्तों। यह पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं 57 नंबर सवाल। 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ये दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देखिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ये सही है दोस्तों, ये कार्य है। सरकार को ऋण देना, ये भी सही है दोस्तों। आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना, नहीं दोस्तों। मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री करना, नहीं। ठीक है, यानी कि कार्य नहीं है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री तथा सरकार को ऋण उपलब्ध कराना रिजर्व बैंक के कार्यों में शामिल है, जबकि आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना या मूल्यवान वस्तु की बिक्री करना इसके कार्य में नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला है 58 नंबर सवाल। यहाँ पे समझिएगा 58 नंबर है कि क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है? याद रखिएगा, ये विलो की लकड़ी से बनता है। किससे बनता है? तो विलो की लकड़ी से बनता है दोस्तों। कौन? तो क्रिकेट का बल्ला विलो वृक्ष की लकड़ी से बनता है। इसे विशिष्ट रूप से व्हाइट विलो की एक प्रजाति, ठीक है, से बनाया जाता है दोस्तों। अगला है आपके सामने 59 नंबर सवाल। 59 नंबर है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा होता है। याद रखिएगा, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला आपके सामने है कि ऊर्जा का पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों, ट्रॉपिक लेवल्स के मध्य एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर से ऊर्जा के हस्तांतरण के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 60 नंबर सवाल। 60 नंबर है कि भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों नेलुम्बो न्यूसीफेरा। याद रखिएगा, नेलुम्बो न्यूसीफेरा जो ये भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम है, तो भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसीफेरा। इसे भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में प्रख्यात यानी ख्याति प्राप्त है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में। ठीक है, अगला है दोस्तों 61 नंबर सवाल। टाइफाइड किसके कारण होता है? याद रखिएगा, दूषित पानी के कारण होता है। याद रखिएगा, टाइफाइड जो ये दूषित पानी के कारण होता है, टाइफाइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका अगर हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि टाइफाइड रोग दूषित पानी या दूषित भोजन का सेवन करने से होता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है जिसका कारक सेल
मोनेला टाइपी जीवाणु है दोस्तों। ठीक है, अगला है 62 नंबर सवाल। 62 नंबर है कि गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है? ये ठीक हो जाता है दोस्तों सुस्का छिपाक, याद रखिएगा, सुस्का छिपाक जो है ठीक हो जाता है गोल्डन राइस खाने से, ये आपको समझना चाहिए। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, देखिए दोस्तों, गोल्डन राइस सुनहरा चावल जेनेटिक इंजीनियरिंग से उत्पादित चावल की प्रजाति है जो कि बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती से युक्त होती है। इसे खाने से विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी, शुष्क छिपाक, अंधता आदि के निवारण और संरक्षण में सहायता मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल है कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, ये देहरादून में स्थित है। याद रखिएगा, भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारत का वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। ठीक है, अगला है दोस्तों 64 नंबर सवाल। 64 नंबर है कि लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है दोस्तों? ये है गाय का। याद रखिएगा कि लाल सिंधी जो है ये गाय का एक विख्यात नस्ल है। लाल सिंधी गाय की एक विशाल विख्यात अत्यधिक दूध देने वाली नस्ल है। यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रमुख रूप से दूध उत्पादन हेतु पाली जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 65 नंबर सवाल। यहाँ पे समझिएगा कि 65 नंबर सवाल है कि माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जियोबायोटिक्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रिलैक्सीट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलैक्सीट्रेट। अगर हम बात करते हैं कि माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जियोबायोटिक्स को रिलैक्टेंट कहा जाता है। ये जैव निम्नीकरण का प्रतिरोध करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 66 नंबर सवाल। 66 नंबर है कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पहले भारतीय स्टेट बैंक को कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। आइए दोस्तों इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, आइए डिस्कशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है, भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है मूलतः बैंक ऑफ इंडिया के रूप में 1921 में हुई थी तथा 1 जुलाई 1955 को इसके राष्ट्रीयकरण के सीधे राष्ट्रीयकरण के साथ इसे वर्तमान नाम दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, अगला है 67 नंबर कि मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों? ये कृष्णा नदी का। याद रखिएगा कि मूसी और भीम जो नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा महानदी पर ही दोस्तों हीराकुंड बांध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मूसी और भीम कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में से एक है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 68 नंबर सवाल। 68 नंबर है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें खनने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन है दोस्तों? तो हेमेटाइट। याद रखिएगा कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें खनने के लिए प्रसिद्ध है हेमेटाइट। याद रखिएगा बॉक्साइट किसका है दोस्तों? तो एल्युमिनियम का इसके बॉक्साइट। याद रखिएगा उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें लौह अयस्क के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उच्च श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क प्राप्त होता है दोस्तों। ये खदानें मयूरभंज एवं केंदुझार जिलों में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला 69 नंबर सवाल है कि सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों मैंग्रोव वन में, जो मेन रूप से पश्चिम बंगाल यानी कि सुंदरवन में पाई जाती है। सुंदर पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में। याद रखिएगा। ठीक है, तो सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति भारत और बांग्लादेश में विस्तारित सुंदरवन क्षेत्र के मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम हेरिटीरा फोम्स। इन वृक्षों की ऊंचाई 60 फीट तक होती है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 70 नंबर सवाल। 70 नंबर है कि टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1907 में किया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन भी हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किए थे। 1925 में क्या हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने किए थे। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना 1911 में ही कोलकाता की जो राजधानी है, भारत की जो राजधानी है कोलकाता, वो दिल्ली स्थानांतरित हो गया था। और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मॉन्टेग्यू जमशोट सुधार एक्ट भी हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसका डिस्कशन, तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। वर्तमान में यह टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से टाटा समूह की प्रमुख
अनुषंगी कंपनी है दोस्तों। अगला है दोस्तों 71 नंबर सवाल, देखिए यहाँ पे 71 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है। ये है दोस्तों टीन और जिंक। ये क्या है दोस्तों, धातु है। टीन भी है और जिंक भी है, ठीक है। टीन और जिंक क्या है दोस्तों, ये धातु है, ठीक है। टीन का संकेत क्या होता है, SN होता है। जिंक का ZN होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिलिकॉन का क्या होता है, SI। फास्फोरस का P होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, देखिए दोस्तों प्रश्नगत विकल्पों में बात करेंगे कि प्रश्नगत विकल्पों में टीन और जिंक धातु है, जबकि फास्फोरस को अधातु की श्रेणी में रखा जाता है। सिलिकॉन उपधातु की श्रेणी में आती है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 72 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि जे थॉमसन को वर्ष 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार गैसों में विद्युत की चालकता संबंधी उसके कार्य के लिए प्रदान किया गया था। उन्होंने 1897 ईस्वी में प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया कि कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेश युक्त, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया, से बनी होती है। अतः इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है 73 नंबर सवाल कि ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है। यह है दोस्तों हंटर। याद रखिएगा कि ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है, हंटर। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हंटर है। इसका नामकरण एक ग्रीक मिथकीय शिकारी देवता ओरियन के नाम पर किया गया है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों 74 नंबर सवाल, यहाँ पर देखिएगा 74 नंबर है कि लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करेंगे तो लुसाई बोली मिजो भाषा का एक प्रकार है दोस्तों, ठीक है, यानी कि मिजोरम। अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि लुसाई बोली जो है दोस्तों, ये मिजो भाषा का एक प्रकार है जो भारत के मिजोरम राज्य में सर्वाधिक बोली जाती है। परंतु जनगणना आंकड़ों के अनुसार मणिपुर में इस बोली को बोलने वाले लोगों की संख्या द्वितीय स्थान पर है। गोवा एवं सिक्किम में भी बहुत सीमित रूप से इस बोली को बोलने वाले लोग मौजूद है। यह तिब्बत बर्माई भाषाई परिवार से संबंधित बोली है। मेन रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लुसाई बोली भारत किस राज्य में बोली जाती है, तो मिजोरम, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 75 नंबर सवाल। 75 नंबर सवाल आपके सामने है कि कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। याद रखिएगा 1540 में लड़ा गया था कन्नौज की लड़ाई दोस्तों, हुमायूं और शेरशाह के बीच। याद रखिएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ी गई थी, जिसमें हुमायूं क्या हुआ, पराजित हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 76 नंबर सवाल है कि जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र है, क्या है, तो बाहर शिफ्ट होता है। आइए और ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। स्थिर रहता है, गुरु शुरू में नीचे की ओर आता है, जाता है और फिर एक अवधि के बाद ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। सवाल क्या था कि सवाल है कि जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र बाहर शिफ्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, बाहर शिफ्ट होता है। इसका अगर हम लोग देखेंगे डिस्कशन, जब किसी उत्पाद के विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में उस उत्पाद की मांग बढ़ती है और मांग वक्र दाहिनी ओर अर्थात बाहर शिफ्ट होता है। अगला दोस्तों 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। ये दोस्तों इनमें से कोई नहीं, सब प्रत्यक्ष कर, जैसे कि धन कर ये प्रत्यक्ष कर है, आयकर भी, कॉर्पोरेट टैक्स ये सब क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं कि प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए तीनों कर, आयकर, धन कर और कॉर्पोरेट टैक्स प्रत्यक्ष कर, क्योंकि इसमें करापात एवं कराघात समान व्यक्ति कंपनी पर होता है, अर्थात विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों 78 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम जाना जाता है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। देखेंगे दोस्तों समझिए यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। यह अब तक किए गए संविधान संशोधनों में सबसे व्यापक तथा विवादास्पद संशोधन था। आपातकाल के दौरान लाए गए इस संशोधन में लगभग पूरे संविधान का पुनरीक्षण किया गया। इस संशोधन में कुल 59 प्रावधान थे, जिनके तहत प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, केंद्र राज्य संबंध, मंत्रिपरिषद, आपात उपबंध आदि में संशोधन किए गए। संविधान में मूल कर्तव्य को इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 79 नंबर सवाल, यहाँ पे समझिएगा कि रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये जुड़ा हुआ है जैविक
विविधता पर कन्वेंशन, याद रखिएगा जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी कि रियो शिखर सम्मेलन जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। तो रियो सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। इस सम्मेलन में जैविक विविधता पर कन्वेंशन तथा जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। इसी सम्मेलन में सतत विकास हेतु एजेंडा 21 नामक कार्य परियोजना प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 80 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 80 नंबर सवाल है कि बुक्सर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये स्थित दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सर टाइगर रिजर्व। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो बुक्सर टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। देखिए दोस्तों आगे जो 81 नंबर सवाल है, 81 से लेकर 100 तक, ये आपका कुछ मैथ का सवाल है दोस्तों, तो कुछ रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, कुछ मैथ का सवाल है दोस्तों, तो कुछ रीजनिंग का सवाल है, वो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ मैथ का है तो कुछ रीजनिंग का सवाल है। ठीक है दोस्तों, कुछ मैथ का है तो कुछ रीजनिंग का है, वो आप लोग देख लीजिएगा। हम जीके को डिस्कस कर दिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों।